देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल। अब इसमें से हम कौन सा मेथड वेज डिफरेंशियल में यूज करेंगे? मेरिट रेटिंग, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन या फिर जॉब एनालिसिस। जल्दी से आंसर करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा मेरिट रेटिंग। जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन एंड जॉब एनालिसिस ये कोई हमारा वेज डिफरेंशियल के मेथड नहीं है, ठीक है। वेज डिफरेंशियल जो हम चेक करते हैं वो है हमारा मेरिट रेटिंग से। हमारे जो वैसे डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं जिससे हम अपने वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना वेज देना है, जैसे कि मिनिमम वेज रेट हो गया, एवरेज वेज रेट हो गया, मैक्सिमम वेज रेट हो गया, यानी कि हमें उन्हें किस हिसाब से वेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट रेटिंग हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। एंड फोर्थ है हमारा नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी ऑफ टू द कंसर्न। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा फॉल्स है। देखिए फॉल्स की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो हम उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। हम इस क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे? ये हम दिखाएंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट में। अगर हाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता तब हम इसको दोनों जगह दिखाते, एक हम दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा दिखाते हम बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में ये पहले से ही इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, छोटी सी इक्वेशन है यहाँ पर आपको करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। 2020 का जो पेपर था ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें थोड़े क्वेश्चंस हाई लेवल के कर दिए थे। अगर हम 2018, 17 या 19 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा टफ था, थोड़ा सा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए हैं, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12% एंड सेल्स इज ₹21,600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बताना है, बताइए। सॉल्व करिए, फिर मैं करती हूँ सॉल्व। आंसर निकल कर आया किसी का? देखिए मैं करूं सॉल्व। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कितना दे रखा है? 25%, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पर निकालना है। तो यानी कि अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें 25% है, तो ये इसमें माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा? 75%, यानी कि 75% क्या है? हमारी सेल है। अब 25% सेल है तो इसका आप निकाल लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना नहीं दे रखा है, यहाँ पर सेल्स दे रखी है। तो सेल है आपकी 21,600, आप इसमें 75% निकालिए इसका। अब 75 को 216 से मल्टीप्लाई करिए,
देखिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16,200, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी आ गई, 16,200। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेट्स टू। अब ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो किससे रिलेटेड है, एनालिसिस ऑफ कैपिटल असेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बजटिंग है, यानी कि या फिर फिक्स्ड असेट्स, किसकी एनालिसिस से रिलेटेड है। आंसर करिए जल्दी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए डू पॉइंट कंपनी एक ये यूएसए की कंपनी है और ये चेक करती हैं या ये पता लगाती हैं कि जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। और ये किस तरह से पता लगाएंगी, तो ये चार्ट प्रिपेयर करती हैं जिसके थ्रू ये पता लगाती हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो किससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट। इसीलिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की एनालिसिस की जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Financial statements are important source of information to shareholders and stakeholders. Return to equity and earning per share are one and the same thing. In calculating asset test ratio, inventory is not included in current assets. या फिर फोर्थ है हमारा debt equity ratio is a measure of long term solvency of a firm। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से ट्रू लगता है। आंसर करिए जल्दी। देखिए एक मिनट, यहाँ जो ऑप्शन वन, देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि आंसर ऐसे नहीं आ पाएगा। इज नॉट ट्रू कर लीजिएगा। कैसा इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है वो बताना है। सॉरी, अभी मैंने ऑप्शंस पढ़े तब मुझे दिखाई दिया ये इस तरह का नहीं होगा। अब बताइए आपको इसमें से बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रिटर्न टू इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर वन एंड द सेम थिंग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इक्विटी का रिटर्न और अर्निंग पर शेयर सेम थिंग नहीं हो सकती। रिटर्न टू इक्विटी का ये बताता है कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी एक शेयर होल्डर फंड जो होता है वो हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू। तो और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर ये यूज किया जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स पे कितनी पर शेयर की अर्निंग हो रही है हमारी। तो दोनों यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ पर वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है और यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग चीज है। ऑप्शन ए हमारा ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे शेयर होल्डर्स को हेल्प मिलती है, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये जज करते हैं कि हाँ अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सेम उसी तरह से स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। अब देखिए स्टेक होल्डर्स कस्टमर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कंपनी हो सकती है अदर कंपनी, या फिर स्टेक जो इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब एंड थर्ड भी हमारा सही है, क्योंकि एसेट टर्न रेशियो इन्वेंट्री इज नॉट
इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ये भी सही है कि इन्वेंट्री को हम करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं एसिड टेस्ट रेशियो की बात करें, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम करंट एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट्स जो होती है उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो स्टॉक जो है वो हमारा इन्वेंट्री ही है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा डेट इक्विटी रेशियो इज मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। यस, ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल पीरियड इज जर्नली। अब जो ट्रेजरी बिल होता है उसका पीरियड जर्नली कितना होता है, 91, 182, 364 या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ट्रेजरी बिल जो होता है वो लेस देन किसका होता है, लेस देन 1 ईयर, और इसमें लेस देन 1 ईयर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड जर्नली इसका कैसा होता है, जल्दी से आंसर करिए। अब तो मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जर्नली पीरियड पूछा है तो हम पीरियड इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये सब तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो जर्नली जो है 364 है, ये इसकी कम की डेट है, यानी कि एक तरह से आपको मैक्सिमम बताना है, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, उससे भी आप ये आंसर कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम ही है, बस घुमा के थोड़ा क्वेश्चन कर दिया है। देखिए यहाँ पे नोट पूछा है, तो ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है, तो ये तो कट गया। बिल ऑफ एक्सचेंज भी शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर, तो ये भी कट गया। कॉमर्शियल पेपर अगेन लेस देन 1 ईयर है, तो ये भी कट गया, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जाता है और इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बॉन्ड, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो मोर देन 1 ईयर है और इसका जो ट्रेड किया जाता है वो किस में किया जाता है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, किसमें, कैपिटल मार्केट में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटीज इज गिवन इट इज नोन एज, यानी कि जब एक राइट दे दिया जाता है सिक्योरिटीज को परचेज करने का मार्केट में, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल है ये, मैं आपको बहुत बार ये चीजें समझा चुकी हूँ, प्लीज अब इस तरह की गलतियां मत करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, परचेस के लिए अगर राइट मिलता है तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और अगर सेल के लिए राइट मिलता है तो वो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, यानी कि अगर किसी को राइट मिल जाता है कि अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकता है तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, और जिसमें सेल और परचेस दोनों का उनको राइट मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन, लेकिन हमें यहाँ पर परचेस पूछा गया है इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, Net new issue market deals with new securities, new issue market deals with existing securities, new issue market deals with listed securities या फिर new issue market deals with only debt securities। बताइए, न्यू इश्यू मार्केट का मतलब यहाँ पर ये है प्राइमरी मार्केट जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लगता है। अभी तो मैंने आपको एक क्लू भी दे दिया, उससे भी आप समझ सकते हैं इसका आंसर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू इश्यू मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उनको डील किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एग्जिस्टिंग नहीं होता
और ना ही लिस्टेड और ना ही ओनली डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सिर्फ न्यू के बेसिस पे काम करता है, जो सिक्योरिटीज न्यू है उनकी ट्रेडिंग होगी वहां पर। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू income received minus income payment on investment, the balance of unilateral transfer, merchandise export plus service export, merchandise export minus merchandise imports। बताइए। मर्चेंडाइज एक तरह से आप यहाँ पर व्यापार ले सकते हैं। ठीक है, अब आंसर करिए क्या होगा। क्या लगता है इसको, इसका आंसर आपको? सिंपल है, आप बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनकी यहाँ पे रिलेशनशिप देखी जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाता है इंपोर्ट को, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है, इंपोर्ट कम रहता है। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है, जबकि होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि फॉरेन करेंसी हमारे पास आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये अलग इश्यू है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या क्या रीजन है इसके। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट माइनस करते हैं जब मर्चेंडाइज इंपोर्ट से, तो वहां पर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी इज करेक्ट। अब जीडीपी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है? जल्दी से बताइए। देखिए एक्स का मतलब यहाँ पे गुड्स से है, एम का मतलब सर्विस से है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। जब जीएनपी में से हम गुड्स एंड सर्विस, जो भी हमारी जो फाइनल गुड्स है और सर्विस है, वो जो उसका जो पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आता है, यानी कि जीएनपी में से जितने भी हमने गुड्स यहाँ पर गुड्स की डीलिंग की है और जितनी भी सर्विस है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया या उसकी डीलिंग की है एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, वो हम दोनों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो फाइनल हमारा आउटपुट निकल कर आता है वो हमारा जीडीपी बताया जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन ए भी सही है। और सेकंड इक्वेशन देखें तो नॉर्मल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ये इक्वेशन भी हमारा सही है। क्योंकि नॉर्मल जीडीपी क्या होती है, वो हमारी बताती है जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस पर। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगर आपको जीडीपी से रिलेटेड जीडीपी आपको नहीं समझ में आ रही है, क्या किस तरह से डीलिंग होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, तो प्लीज बता दीजिएगा। हम एक थ्योरी इसके ऊपर कर लेंगे जिससे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जल्दी करते हैं, आज 12 क्वेश्चन ही हुए हैं और टाइम हमारा काफी हो चुका है। ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अपने आंसर्स की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जल्दी बताइए फिर मैं बताऊं आपको।
ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अब ए क्यों है, देखिए जो इंडिविजुअल इनकम जो होती है और जो पर कैपिटा इनकम है दोनों हमारी सेम है, और ये टोटल जो होता है ये वो हमारी इनकम बताता है जिसमें हमारा एक्चुअली एक इंडिविजुअल या डोमेस्टिक रीजन में किसी पर्सन ने रिसीव की है, यानी कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर डोनेशन, ये हम माइनस कर देंगे, और साथ में अगर इसमें हम ट्रांसफरेबल इनकम, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स इसको प्लस कर देंगे, तब हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जिसमें एक पर्सन अपने सारे खर्चों को निकालने के बाद जो उसके पास बचता है। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल की क्या इनकम है वो। नेक्स्ट है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, या फिर बोथ ए एंड बी, बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आंसर ए होगा। देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज पहुंच जाती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वहां जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ओलिगोपॉली, इसमें से कौन सा ओलिगोपॉली का फीचर नहीं है। आंसर करिए जल्दी। Small number of sellers, absence of mutual dependence of firm, possibility of firm forming cartel, या फिर all of the above। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल ये इसका फीचर नहीं है, जबकि स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात करते हैं कि उसका यहाँ पे एब्सेंस है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये ओलिगोपॉली का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज एट इंक्रीजिंग is at a maximum with the first unit, second है increasing units of consumption increase the marginal utility, third है total utility will rise at a falling rate as more units are consumed, and fourth है हमारा marginal products will fall as more units are consumed। बताइए। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to perfect competition is not correct। फर्स्ट है, द प्राइस elasticity of demand is infinity, AR is equal to MR, buyers have perfect knowledge of market, firms earn supernormal profit in long run। बताइए। देखिए नॉट करेक्ट की बात पूछी है तो ये ऑप्शन फोर्थ देखिए, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये इस तरह का मार्केट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, नहीं होते, यानी कि नो नंबर ऑफ सेलर्स, इसलिए क्या होती है फर्म यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात नहीं करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ही इतने नहीं है तो फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट।
डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक कैपिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट टर्म लोन्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, डोमेस्टिक लोन्स, क्योंकि रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं। ये एक मास मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट है, मास मार्केट बैंकिंग का। इसके अंदर इंडिविजुअल कस्टमर अपने लोकल ब्रांचेस से लार्ज कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उनकी लोकल ब्रांचेस को यूज़ करते हैं, उनकी सर्विस और लेते हैं, जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, मॉर्गेज, पर्सनल लोन्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक लोन्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस। बैंकिंग सेक्टर के फॉर्म में आपको बतानी है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है इस तरह की सर्विस को। फास्टर पेमेंट के रिगार्डिंग है, ये फास्टर पेमेंट की बात हो या कलेक्शन की बात हो। ईसीएस जो है वो पे, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, मतलब पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, डिविडेंड्स के लिए, इस तरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन क्रिमिनल्स यूज इनोसेंट पर्सन्स डिटेल्स टू ओपन और यूज एन अकाउंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग के अंदर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। जब भी आप किसी की भी साइट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे डालते हैं, जैसे कि एटीएम की सारी वहाँ पे पूछा जाता है आपसे, आपके कार्ड के नंबर, आपका नाम। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, थर्ड पार्टी या फिर जो हैकर्स होते हैं वो वहाँ पर आपको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस। फिर आपको कॉल करके या फिर किसी भी तरह से वो आपके अकाउंट जो होता है उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1944। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लीजिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी इसकी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना और उनको रिस्टैब्लिश करना अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके डेवलपमेंट में। और इसका जो हेडक्वार्टर भी बहुत पूछा जाता है के एग्जाम में, तो वो भी नोट कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है।